कल की क्लास में तुमने क्या पढ़ा है, एक बार जरा बताओ मुझे। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें आप बाव प्रिंसिपल फॉलो करना होता है ना? तो अभी तक जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो एकदम खासा नया आइटम मिलेगा। ये क्या है एक बार बताओ जरा फटाफट से। आप एटम के बारे में जानकारी रखते हैं कुछ जी? एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं, है ना? शेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। तो आपको याद होगा तो ये ऐसा कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे हमने। ये तो आप प्रिंसिपल हो गया था कल हमारा। देखो जो बेसिक चीज है वो ये है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ है, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। आपको बताया था कि इन सेल को थोड़ा जूम करके देखें तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी लाइन दिखाई देती है, इनको क्या कहते हैं? ये आपका शेल है, ये इसके अंदर सब सेल को किसे नोट करते हैं? एस पी डी एफ। हमने बताया था कि इसको थोड़ा जूम करके देखो तो इनके अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं? ऑर्बिटल्स। कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं पता है? दो तो बढ़ाते हुए चले जाते हैं ना। एस में केवल एक डब्बा होगा, पी में 3 होंगे, डी में 5, एफ में 7। ये जो थे इनके नंबर भी दिए थे हमने। एम बराबर दिया था इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2। ये सब पढ़ लिए हम। मैंने कहते इसको थोड़ा जूम करके देखें तो इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज के लिए हमारे एस की वैल्यू होती है +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के ये हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा है कि नहीं? तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि एक ही डब्बा है। पी में कितने आ सकते हैं? 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 10, इसमें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया था आपको। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने का ट्रिक है। आपने क्या किया? पहले सेल में केवल एस होता है, दूसरे सेल में एस और पी, तीसरे में, चौथे में, मतलब जो सेल है उतने उसमें सब सेल होते हैं। पहला सेल है, एक सब सेल होगा, दूसरा सेल है तो 2 सब सेल होंगे, तीसरा है तो 3 होंगे, चौथा है तो 4 होंगे, पांचवा है तो 5 होंगे। लेकिन पांचवे की अभी डिस्कवरी हुई नहीं है। अगर होती है तो उसका नाम जी रखा जाएगा, बताया था मैंने आपको। छठवां है तो 6 होंगे, उसका नाम क्या होगा? जी के आगे फिर एच होगा। अगर डिस्कवरी होती है तो। फिलहाल इतने एलिमेंट हमारे पास है नहीं, जितने हैं उतना 4 में काम चल रहा है। तो मैंने इसके लिए पिरामिड जैसा बना रखा है।
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5f 6d, एक पिरामिड जैसा बन गया। इसको अगर हम ऐसे काटते हुए चलते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं अपवाव। अपवाव का मतलब क्या बताया मैंने? बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अपवाव प्रिंसिपल। इसमें आप करते क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो। तो ये आपका ऑर्डर निकालने का ट्रिक है। बाकी ये इसका सीक्वेंस बन के आया है। क्या है? सबसे पहले 1s आया, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है। दूसरे s के बाद कौन आया? 2s। s होगा तो जब 2 ही होंगे उसमें, तो 2s के बाद 2p में, फिर 3s, फिर 3p आया, 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद, यही सीक्वेंस हमारा पूरा लास्ट तक लिखा हुआ है 8s। अब किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है तो केवल इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। जैसे मैंने सोडियम का बताया था, कितने थे? 11 हैं, तो आप काउंट करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। यहाँ तक 12 आ रहे हैं और हमारे पास 11 है, तो 3s 1 कर दिए। ये सबको समझ में आ गया होगा पैटर्न, कल की क्लास में हमारा क्लियर हो गया था। किसी कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन, जैसे 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, सबसे बाहर कौन होगा? 3। तो 3 में से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो एक प्लस आया है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आयरन में 2+ गया था, तो ये पहला सेल, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तीसरा, सबसे बाहर कौन होगा? चौथा होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? 4th वाले में से। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4s में से, तो ये इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। आपने एक और हटा दिया है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन गया वो किस में से गया? अब जो आपका d में से गया है, तो ये d5 हो गया। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ऐसे ही एनायन का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या करते हैं? जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है उसी में भर जाते हैं। जैसे सल्फर के लिए 3p4 था, सल्फर ने 2 नेगेटिव बनाया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? लास्ट वाले ऑर्बिटल। तो 3p4 के बजाय, ऐसे ही Cl होता है 3p5, Cl नेगेटिव बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 5 के बजाय 6 हो जाएगा। तो ये सारी वो बातें हैं जो पिछले एपिसोड में हम लोग कर लिए हैं। सबको आ गया समझ में? बराबर। कल हमने एक्सेप्शन देखे। एक्सेप्शन किसके थे? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन होता है भाई? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो जब कभी भी डी में 4 आ रहे हो या डी में 9 आ रहे होते हैं, तो वो क्या करता है? बगल वाले एस में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 5 और 10 कर लेता है, जैसे इधर दिखाए हैं। Cr का बनाओगे तो 4s2 3d4 आ रहा है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर के 4s1 कर दिया, 3d5 कर दिया। अब दोनों कैसे हो गए? हाफ फिल्ड हो गए। एस में एक होगा तो हाफ फिल्ड है, 2 हैं तो फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड। और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कैसे होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो हर कोई ये चाहता है उसे स्टेबिलिटी मिल जाए। हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? लाइफ को स्टेबल करने के लिए कि अच्छे खासे पढ़ जाएंगे, आईआईटी वाईआईटी क्लियर हो जाए, जेई वगैरह हो जाए, या फिर नीट वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं एक अच्छी सी जगह पे हमें प्लेसमेंट मिल जाए। तो लाइफ को सिर्फ स्टेबल करने के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं कि इतनी गर्मी है, बरसात है, पानी भरा हुआ है, फिर भी हम बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सिर्फ लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो ये भी वही स्टेबिलिटी चाहते हैं,
स्टेबिलिटी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो यहां पर उन्होंने अपना दिखा दिया है कि D4 था तो अनस्टेबल था, तो ये तो फुली फिल्ड है पर ये अनस्टेबल है। अगर एक एस में से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो दोनों कैसे हो जाएंगे, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड हो गए तो स्टेबल है। तो ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब भी डी में 4 या 9 आ रहा होता है तो एस में से लेकर के हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? और क्या देखा तुमने? और कुछ नहीं देखा, बस ये देखा था। अब आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। वगैरह सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। तो क्या वैल्यू होंगी, कौन बताने वाला है इसको? अच्छा, मुझे ही बतानी होगी, चलो मैं बता देता हूं। तो सोडियम होता है बेटा 11, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहां भरा जा रहा है, 3s में। अगर हमें जरा सी भी बातें याद हों तो याद होगा एस में सिर्फ एक डब्बा था। रूम नंबर बताओ इसका, रूम नंबर को एम से डिनोट कर रहे होते हैं, तो एम की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, 0। याद है कि नहीं, इधर बता रखे हैं मैंने। एस के लिए हमेशा 0 होगा, पी होगा तो क्या नंबर होंगे, -1 0 +1, ये वैल्यू फिक्स है, हमेशा यही यूज होगी। क्या कह रहे हो आगे, एम आपका 0 है। ये जो आगे नंबर लिखा होता है ना, ये बेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है सबके लिए। आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। यहां जो दे रखा है ना SPDF, ये हमारा एल डिसाइड करेगा, पता है हम सबको। एल अगर 0 होता है तो कौन था, एस सब सेल। एल अगर 1 है तो पी। आपके पास लिखे होंगे सब, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एजीम्यूथल में सब लिखा रखे हैं मैंने। एल अगर 0 है तो एस होता है, एल अगर 1 है तो, एल अगर 2 है तो, एल अगर 3 है तो, मैंने कहा था रटने हैं हमें ये। तो जब एल बराबर 0 के लिए एस है तो एस होने पर एल की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर जो SPDF आपको दिखेगा उससे हम एल डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो इस वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज भरा जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एक कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें से एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, वो देखते हैं। तो बेटा एन की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 3 दिख रहा होगा। एल बराबर क्या है, 0, क्योंकि एस है वो। और एल जब भी होता है तो एम की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये बात याद रख लो। क्योंकि एल 0 होता है तो एस होता है, और एस के लिए एम हमेशा 0 होता है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू क्या होती है, ये बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसने कहा कैलकुलेट ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर। तो कौन कौन सी पॉसिबल क्वांटम नंबर है, एन आपका 3 है, एल आपका 0 है, एम आपका 0 है, एम ऐसे है। और एग्जांपल देखते हैं, एक में क्लियर नहीं होता है। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर
for oxygen atom, last electron of oxygen atom, for last electron of oxygen atom। तो बेटा एक बार जरा मेरे को बता दो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। 1s2 2s2 2p4, बिल्कुल सही है। अब p है तो कितने ऑर्बिटल होंगे इसके? 3 होंगे। रूम नंबर दे दो इनको फटाफट से। -1 0 +1, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ओम्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सबको एक एक लड्डू मिलेगा, अगर लड्डू बचते हैं तो फिर दूसरा दिया जाएगा। तो इसका मतलब पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सब में। अब अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो फिर यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे पेयरिंग कर रहा है। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ जो सबसे लास्ट में भरा गया है? कौन सा वाला है? ये जो एंटी क्लॉकवाइज आया है। पक्का? तो फटाफट से इसके लिए मुझे सारी वैल्यू निकलवा दो जल्दी से। एन क्या है बच्चों? एन आपका 2 है। एल क्या है? पी है ना, तो पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। एम का मतलब है वो रूम नंबर बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन सो रहा है। यस, -1। अब ये देख लो औंधा पड़ा हुआ है कि सीधा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो जो लास्ट में भरा गया है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 रखेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। पक्का? ये पिछली बार मैंने पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन। कैलकुलेट all possible quantum number for 20th electron of iron। आयरन 26 के 20th इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। तो बेटा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन कौन बता रहा है मेरे को? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 है। एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग। 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26। एकदम ओके। हमें कौन से सवाल पूछ रहा है वो? हो रहा 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ। तो भाई काउंट कर लो। 2 और 2 4 6 10, 12 6 18, 20 वाला तो ये आ गया ना। 20th इलेक्ट्रॉन ये है तो फिर इसी के डब्बे को बना लो। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला आया है। तो फटाफट से वीर बताइए एन की वैल्यू क्या है? बहुत सही जवाब। एल क्या है? 0। एम क्या है? एम भी 0 है। बहुत बढ़िया। एस क्या होगा? -1/2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग इंटेलिजेंट्स हो गए हैं अब, है ना? समझ आ गया सबको? चलिए तो आप यहां से चिपकाना स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा लिखिए इसके बाद में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कौन बताएगा? बता पाओगे कि इम्पॉसिबल है? अच्छा, it is stated that it is impossible it is stated that
it is impossible to being same value of, it is impossible to be same value of, to be same value of four set of quantum number थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा उसमें, ऐसा करोगे तो। हाँ तो कोई, it is impossible to be same value of four set of quantum number for two electron of an atom, for two electron of an atom। क्या मतलब है इस बात का? किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तीन सिमिलर हो सकती हैं लेकिन चौथा हमेशा डिफरेंट ही मिलेगा आपको। चेक कर लेते हैं, चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं। 1s2 2s2 2p3, क्या होगा बेटा लास्ट में? p है ना, बताओ फटाफट से। रूम नंबर -1 0 +1, 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों बात ये मैं चाहता हूं इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं, है ना। तो भाई सबसे पहले लास्ट वाले के लिए n बताओ बेटा। n आपका 2 होगा। l क्या होगा? 1 होगा क्योंकि p है। m क्या होगा? इस वाले के लिए निकाल रहे हो तो +1 है। s क्या होगा? क्लॉकवाइज है तो +1/2, सही है। अच्छा दूसरे वाले के लिए अब n आपका 2 ही रहेगा, वो भी इसी में से। l भी 1 रहेगा क्योंकि वो भी p में ही भरा हुआ है। m आपका और स्पिन उसका। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इन तीन की वैल्यू सेम आ रही है और चौथी वैल्यू सेम नहीं होती। तो किसी भी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पोजीशन पे नहीं होते। ये क्या डिसाइड करते हैं क्वांटम नंबर? किसी एटम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखा रहा है। तो क्या दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं। ओके है ना। आप इसे छाप लो फटाफट से सीधे हाथ से। मुझे जरा एक एलिमेंट दे रखा है यहाँ पे Zn, इसके लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन की सारे क्वांटम नंबर लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन के बताइए बेटा। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकाल के दिखाइए। Zn 30 होता है। देखते हैं फटाफट से कौन सही करके दिखाता है। मुझे 3 लग रहा था। n कितना है? 3। l n 3 है। l क्या है? बोलो बेटा, हाथ ऊपर करो। क्या कह रहे हो अस्मी और मयंक? सर N3 है और L2 है। n3 है, l2 है। m क्या है? m +2 लग रहा है मुझे एक के लिए, और दूसरे के लिए +1 है। तो एक +2 है, एक +1 है, और तीसरे वाले में s दोनों के लिए -1/2 होगा, है ना। कंफर्म है कि नहीं? चलो ये आप देखिए कहाँ गई PDF, ये रही। ये क्वेश्चन कह रहा है 45 वाला
एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3. हेलो, n इक्वल टू 3. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड ml? ml जानते हो, m को बोलते हैं. जो मैंने n l m s लिखा है ना, हाँ, उसमें m को ml लिखा होगा बुक में हर जगह, और s को sm या sl लिखा होगा. हाँ हाँ, वैल्यू वही है, मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ s से. उसमें यहाँ पे एल एस या फिर एम एस लिखा होता है, और एम एल का मतलब हमारा एम है वही. ठीक है ना, जो हम एम निकाल रहे हैं वो यहाँ पे एम एल के नाम से होगा. तो वो कह रहा है इसके लिए एल और एम बताओ. एन बराबर 3 है तो एल और एम क्या पॉसिबल होंगे? कल करवाया था क्वेश्चन मैंने यही. कौन जवाब दे रहा है? बोलो. एन अगर 3 है बेटा तो एल की वैल्यू क्या होती है? 0 से n माइनस 1. तो 0 1 2, ये एल की वैल्यू हो गई. एल हमेशा 0 से n माइनस 1 तक होता है. एन आपका 3 है. अच्छा, एम की वैल्यू क्या होगी? 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, और 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2. समझ गए? एम हमारा जो होता है वो -l से +l तक चलता है. जैसे नंबर लाइन होता है ना, माइनस से स्टार्ट करो प्लस तक जाओ. तो ये L2 है तो -2 से +2 तक. L अगर 1 है तो -1 से +1. L 0 है तो 0 ही रहेगा. ये टोटल पॉसिबल है. किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो वो अलग निकलता है, जो अभी हमने निकाला है. ये टोटल सेल के लिए बता रहे हैं कि n अगर 3 है क्या क्या पॉसिबिलिटी है. n अगर 3 है तो L आपका क्या होगा? 0 1 2, मतलब sp d. अब sp d है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? s होगा तो एक ही ऑर्बिटल होगा, p है तो उसमें 3 होंगे, d है तो उसमें 5 होंगे. समझ गए? अच्छा, आगे क्या कर रहा है? लिस्ट द क्वांटम नंबर्स m and l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3d ऑर्बिटल. 3d ऑर्बिटल के लिए क्या पूछ रहा है वो? m और l. m l क्या होगा इसका? l क्या है भाई? अरे d के लिए l क्या होता है? इसके लिए एम एल क्या होगा? एम एल का मतलब m क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2. कोई मुश्किल है ही नहीं. तो 3D के लिए L कितना है? 2, और M कितना है? समझ में तो आ रहा है ना सब? अगला क्या कह रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल 2p एंड 3f? क्या ये पॉसिबल है? 2p तो पॉसिबल होता है ना. देखो, पहले सेल में क्या था? s, दूसरे में s और p, तीसरे में spd, चौथे में. तो वो कह रहा है क्या 3f पॉसिबल है? क्या थर्ड सेल में f है? नहीं है. क्या 2d पॉसिबल होगा? नहीं. दूसरे सेल में सिर्फ s और p है. क्या 1p होगा? इसका तो इसमें से कौन सा पॉसिबल रहा? 2p होगा, 3f नहीं होगा. समझ में आ रहा है? यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. ये जो डेटा गिवन है उसके लिए मुझे क्वांटम नंबर बताइए क्या होगा. n अगर 1 है, l अगर 0 है तो क्या बनेगा? n 1 है, l 0 है, बना लोगे? दूसरे वाले में क्या बताओ? 3. बहुत सही जवाब, होशियार, बहुत सुंदर. क्या बात है, क्या बात है. तो बनाने सीख गए कि नहीं?
अगर सीख गए तो फिर आ जाओ इधर, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? एन अगर जीरो है, एन जीरो का मतलब कोई शेल नहीं है, जब कोई शेल ही नहीं है तो फिर ऑर्बिटल कहां से आएंगे? इसका मतलब ये पॉसिबल। आगे बढ़ो। एन अगर वन है, एल अगर जीरो है, वन एस है, वन एस में एम हमारा जीरो ही होता है, और एम एस का मतलब एस होता है, -1/2 पॉसिबल है भाई। वन एस है, इसका मतलब एक डब्बा है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए क्या होगा? -1/2 होगा। ये तो पॉसिबल है। गीता जयंती आया समझ में? आगे इस वाले में बताओ। एन अगर वन है, एल अगर वन है, एन वन एल वन मतलब वन पी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब झूठा है। चल झूठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे बताओ। एन अगर टू है, एल अगर वन है, मतलब टू पी है तो टू पी है, पी में तो कितने डब्बे बनेंगे? 3 -1 0 +1। भाई जीरो पॉसिबल है ना? एम की वैल्यू बिल्कुल -1/2 वो भी हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज भरेंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी भर जाएंगे। ओके, ये भी सही है। इधर एन अगर 3 है, एल अगर 3 है, 3f पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब 3f नहीं होगा। समझ तो आ रहा है? जैसे मेरे कहने से हाँ चल रहा है वैसे ही बताओ यार। एन 3 है, एल 1 है, 3p, एम जीरो है, एम एस प्लस माइनस कुछ होगा, मैं इधर लेके देख सकता हूँ, कोई बात नहीं। +1/2 है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड धुआं मचा देंगे हम लोग। एक बार बता दो फटाफट से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? एन अगर 4 है, एम एस -1/2 है। आपके केमिस्ट्री टीचर ने आपको लिखवाए होंगे बेटा, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? n²। एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए वहां पे भी n² है। तो ये -1/2 का मतलब समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज है। n आपका 4 है, बोल रहा है फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? या तो जवाब दे दे, नहीं तो फिर सोच ले। 16। बिल्कुल 16। n अगर 3 है, l अगर 0 है, n 3 है तो l 0 मतलब s, तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? 2 होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक, बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? चलिए, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछने की कोशिश कर रहा है, शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ऑर्बिट। डेरिवेशन करवाया था ना? क्या है? 2πr बराबर n लैम्डा, याद है? और दूसरा हमारा क्या था? लैम्डा बराबर h/mb। दोनों कंपेयर करके निकाला था mbr = nh/2π। वही वाला डेरिवेशन इसमें करके दिखाना होगा, ठीक है? What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer series n = 4 to helium? अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन में से ये। मगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा अगर हीलियम के लिए n बराबर 4 से 2 है? तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, 1/λ बराबर होता है 109677 Z², 1/n1² - 1/n2²। समझे? एक तरफ हीलियम रखेंगे, उसके सामने बराबर करके हाइड्रोजन का रखेंगे, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ कैसी है? बराबर है।
सेम वेवलेंथ है ना, तो 1/λ दोनों को बराबर है। तो RH और वो 1/n1 स्क्वायर वाला रख करके हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम से आयनाइजेशन एनर्जी। He+ से He2+ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। हीलियम में शेल तो एक ही होता है, पहले सेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, -2.18 × 10⁻⁻18 Z² अपॉन n²। n आपका 1 होगा, Z हीलियम के लिए 2 होता है, रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये डब्बा फालतू बन गया है, अंकल का टीवी डब्बा है ये वैसे ही। इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इतना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। बड़ा सरल है। तो डायमीटर दे रखा है ना 15 नैनोमीटर का, मतलब एक कार्बन का डायमीटर है 15 नैनोमीटर का, और ऐसे कार्बन को साइड बाय साइड अरेंज कर दिया है कितने में, 20 सेंटीमीटर। तो अगर कितने आएंगे भाई साहब, क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। एक कार्बन की लेंथ कितनी है, 0.1 नैनोमीटर। इसे सेंटीमीटर में बदलो और डिवाइड कर दो, आ जाएगा। एक ही बात है, उसे सेंटीमीटर में बदल दो या फिर इसको नैनोमीटर में बदल दो, एक जैसे यूनिट होने चाहिए। डायमीटर ऑफ जिंक एटम पर इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, साइड बाय साइड अरेंज कर रहे हैं। तो चलो बाकी तो सब पढ़ रखे हैं, कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं बस, N+L और हुन्स रूल। इसको कल करवा देंगे, चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, जो वर्कशीट आपको दे रखी है उसका सॉल्यूशन कल चाहिए मेरे को। और